अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले भी ईमेल कर चुकी हूँ और ये वाक़या मुझे शेयर करना था। मेरी फुप्पो जिनकी शादी हुई थी और उनकी शादी के बाद उनके साथ ये वाक़या हुआ था, तो ईमेल नहीं कर सकती थी, लेंदी था, तो सोचा मैं शुरू से लेकर चलूँ ताकि आपको पता चले कि क्या था। एक तो हमारे दादी का घर जिसमें हम अभी रहते हैं, वो तो वहाँ तो काफ़ी हादसा हुए हैं, बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, होते हैं अभी भी। लेकिन मेरी फूफो का जो ससुराल था वो है मलीर में, मलीर 15 से अंदर को जाके उनका कोई घर है बिलाल टाउन की साइड पे। तो उनकी जो ससुराल है वहाँ उनके जो हस्बैंड थे, मैं आपको बताऊँ, वो थोड़े से मतलब उनका जो कह सकते हैं कि थोड़े से एग्रेसिव और फूफो पे लिटरली वो उनको मारते थे और उनको टॉर्चर करते थे, मतलब छोटी-छोटी बात के लिए। जबकि फूफो ने उनका पूरा घर सँभाल रखा था। कहते हैं कि उनकी अपनी सास, ससुर और जितने भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उन सब का वो ख़्याल रखती थी और ये हम सबकी आँखों देखी बात है। मेरे पापा हयात थे, मेरी दादी हयात थीं, मेरे दादा हयात थे और 2005 की ये बात है। तो मतलब बहुत झगड़े हुआ करते थे, फिर पापा लेकर आ जाया करते थे घर पे। फिर वो इंसान ऐसा था कि वो मार पीट के और फिर वो वैसे ही हो जाया करता था जैसे कोई बात ही नहीं, और फिर वो माफ़िया मांग के वापस ले जाया करता था। फिर फूफो के साथ वो वही करता था। उनकी एक बेटी भी है। अब तो खैर सेपरेशन हो गई है उनकी, क्योंकि यही वजह थी कि वो उनसे सेपरेट हुई। वो बहुत मारते थे और तो ये सब चीज़ें थी। और उनका ससुराल है, उनका जो ससुराल है उनका एक गेट मेन गेट है और एक गेट जो है वो पिछली गली में, यानी पीछे की तरफ एक गेट उनका बाहर की तरफ निकलता है। वहाँ पर एक दरख्त है, अब वो किस चीज़ का दरख्त है आई डोंट नो, लेकिन वो दरख्त है। अब हमें नहीं पता, हम उनके घर इतने जाया भी नहीं करते थे। तो वहाँ से ये कहानी शुरू हुई और वो उनके बेडरूम से बिल्कुल अटैच्ड होता है। मतलब फिर मतलब जैसे जब वो उनके साथ उनको मारते थे या उनकी जो भी लड़ाइयाँ होती थी, जो भी मतलब वो टॉर्चर करते थे, तो वो उसी घर में वो सब चीज़ें करते थे। तो एक दिन वो उन्होंने फ़ोन किया घर पे कि मुझे ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। तो मेरी फूफो हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है, इतनी क्या हो गया है? तो वो बार-बार जो है ना बस ये बोले जा रही थी कि मेरे ना कलेजे में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, बस मेरे कलेजे में बहुत दर्द हो रहा है। और वो दर्द की शिद्दत से कर्रा रही थी। तो फिर मेरे दादा मरहूम और मेरी जो फूफो हैं, सबसे छोटी फूफो, वो उनके साथ गईं और उनको वहाँ से अपने साथ घर पे लेके आ गईं। फिर यहाँ घर पे आ गईं तो मेरी जिन फूफो से उनकी बात हुई थी, वो उनसे बहुत ज़्यादा चिपक के बैठ रही थी। तो वो कह रही थी कि भाई तुम अलग होकर बैठो ना, मतलब एक तो मतलब गर्मी हो रही है, और उनको देख के वो हंस रही थी। तो फिर आहिस्ता दिन गुजरते गए और फिर उनके हस्बैंड लेने आए, फिर से अंकल मेरे पप्पा जो है उनको लेने आए कि भाई उनको बुलाओ और मुझे उनको घर लेके जाना है। तो हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे आपस में और वो कुछ ऐसी हरकतें भी कर रही थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ही ऑकवर्ड कह सकते हैं। कि एक मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने कहा मेरी फूफो से, मतलब अपनी बहन से कहा कि मुझे ना अपने कोई सूट दे दो, मुझे सूट पहनना है। तो ना फूफो ने कहा ठीक है तुम ले लो अलमारी में से जाके। तो उन्होंने उनके सारे कपड़े निकाले। ये शुरुआत थी, ये समझें, ये स्टार्टिंग है इस चीज़ की कि ये चीज़ अब ज़ाहिर होना शुरू हुई हम सबके आंखों के सामने। तो उन्होंने फिर एक कमीज़ पहनी उनकी, फिर उन्होंने दूसरी कमीज़ पहनी, फिर उन्होंने तीसरी कमीज़ पहनी, फिर चौथी कमीज़ पहनी। इस तरह वो कमीज़ पे कमीज़ पहने जा रही थी और शी वाज़ लाइक के यार ये तो इतनी फ़िट हो रही है, मैं कैसे पहनूँ? और जो जिनकी वो कमीज़ें थी उनका दम निकल रहा था कि ये क्या हो रहा है, मेरी सारी कमीज़ें ये पहन रही है तो सब ख़राब कर देगी, अम्मी देखिए ये क्या हो रहा है, पागल तो नहीं हो गई है, ये कैसी हरकतें कर रही है, मेरी कमीज़ें एक पे एक पहने जा रही है, सारी मुझे धोनी पड़ेंगी, ये पागल हो गई है ये। तो खैर वो फिर कमीज़ उनकी चेंज करवाई और फिर जो है ना उनकी जब हस्बैंड आए ना, तब वो गुस्से में आई बहुत ज़्यादा ना।
इतना ज़्यादा गुस्सा उनको था, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या थी, वो चीज़ उनके अंदर थी क्या थी। खैर जब तक ये चलता रहा हम समझते रहे कि हाँ चलो उनकी लड़ाई चल रही, शायद इस वजह से गुस्से में। हमारा दिमाग वहाँ तक जा नहीं रहा था, हमने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। तो फिर जैसे ही हमने कहा कि वो अंकल आए हैं आपको बुला रहे हैं, तो कह रही नहीं मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, इस तरह करके उन्होंने इशारा किया। तो फिर इस तरह करते करते फिर पापा जो है वो समोसे और रिफ़्रेशमेंट का सामान लेके आए ना, कि इसको जो है ना निकाल के और रखो आगे, और नज़मा को बोलो जाए अंदर, जो भी है सॉर्ट आउट करे मामला और फिर हंसी खुशी जाए। तो वो अंदर गई और जाके उन्होंने जो है अपने हस्बैंड को घूरा और ना ज़ोर ज़ोर से फिर हंसने लग गई। इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई, तो हम लोग सब देख रहे कि ये हंस क्यों रही है इस तरीके से। तो फिर पापा ने बोला कि ये क्या हो रहा है। तो जितनी ज़ोर से वो हंस रही थी उतनी ही ज़ोर से वो फिर उतनी ही शिद्दत के साथ उन्होंने रोना शुरू कर दिया उनके सामने। वो रोए जाए इतनी अजीब व गरीब आवाज़ में कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि हम सब घर में ही थे, हमारे ही घर में ये सब हो रहा था, तो हमें सब कुछ याद है, ईच एंड एवरीथिंग। तो हमने ये देखा, मैंने स्पेशली, मैं बहुत ज़्यादा वो थी, मतलब डरपोक थी, लेकिन मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी बहुत लेती हूँ। तो मैं छुप छुप के देख रही थी। वो उन्होंने समोसा ऐसे करके उठाया दोनों हाथों में, और वो जिस बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा शौक से कोई चीज़ खा रहे होते हैं, कभी इस हाथ से खा रही हैं कभी उस हाथ से खा रही हैं, इस तरीके से उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो वो एक एबनॉर्मल सा माहौल उन्होंने बना दिया। तो मेरे पापा तो फ़ौरन समझ गए कि ये कुछ एबनॉर्मल है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है। उन्होंने फिर ना सबको जो है ना कमरे से बाहर निकाला। मेरी फूफो थी और मेरी कज़न थी, सबको जो है कि चलो बाहर निकलो, सब जाओ यहाँ से। तो एक एक करके सब जाना शुरू हो गए, और फिर वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखने लग गई, उनकी आवाज़ चेंज हो गई। तो फिर हमें पता चल गया था कि इनके साथ कोई ना कोई मसला है। उसके बाद ये हुआ कि फिर हमने काफ़ी रूहानी इलाज करवाने की कोशिश की, काफ़ी जगह लेकर गए। तो वहाँ से थोड़े दिन आराम आता था, और फिर वो ऐसे प्रिटेंड करती थी कि शी वाज़ ओके, मतलब अब कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, मतलब मैं सेट हूँ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो है वो फिर से वही हरकतें करना शुरू कर देती थी। फिर हम इतने यूज़्ड टू होते जा रहे थे कि हमें कभी-कभी बिलीव आता था कि हाँ ये ठीक है, और फिर हम उनसे बातें कर रहे हैं, हर तरह की उनसे बातें कर रहे हैं, जैसे हम बातें करते हैं घर की बातें। वो हर चीज़ को अपने अंदर जो है ना, वो कहते हैं ना, एक कैसेट भर रही होती है कि हाँ ये। उन्होंने हमारे घर के बारे में, मतलब उनके अंदर जो चीज़ थी वो कब ज़ाहिर हुई, उस दिन तो हो गई थी। फिर वो कुछ टाइम बाद बिल्कुल ऐसी हो जाती थी जैसे कोई बात ही नहीं है ना। एक दिन जो मेरी फूफो हैं वो उनके पास बैठी हुई थी, तो और गौस पाक का चिराग जो है वो हम रोशन करते हैं घर में, तो हमने उनको उसी कमरे में रखा हुआ था ताकि वो उससे बाहर न जाएं, और उनकी निगरानी करते थे मेरे पापा मरहूम। तो मेरी फूफो वहाँ बैठी हुई थी, और उन्होंने उनसे ऐसी बात करने की कोशिश की कि तुम बताओ कौन हो तुम, और तुम कहाँ से आई हो, क्या है, मतलब जो भी है बताओ। तो पहले तो वो बता नहीं रही। उनकी आवाज़ फिर जब निकली तो बहुत ही वो बारीक आवाज़ थी, वो मेरी फूफो की आवाज़ नहीं थी, वो किसी और मखलूक की थी जो उनके अंदर बहुत चेंज आवाज़ थी। और उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बताऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरी बहन के पीछे क्यों लगी हो, कहाँ से आई हो, तुम्हें किसने तुम्हारे साथ कुछ किया था, तुम बताओ हमें। मतलब उन्होंने थोड़ा सा उनको एतमाद में लेने की कोशिश की ताकि वो कुछ बोलें अपने बारे में, कुछ बताएं, क्योंकि उनको पता था इनके अंदर कोई और मौजूद है। तो फिर उस जो मखलूक जो उनके अंदर थी, उन्होंने मेरी फूफो से बात करनी शुरू कर दी कि ये अपनी बीवी को बहुत मारता था, बहुत तशद्दुद करता था, और ये रोती थी कि मुझे छोड़ दो, मुझ पे रहम करो। तो ये जो है रुकता नहीं था, और ये सिलसिला एक बार नहीं कई बार चलता रहा। तो मतलब इस तरह से मैं इसको देखती थी तो मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता था, और इसलिए मैं इसके ऊपर आ गई हूँ, और अब मैं इसके शोहर को नहीं छोड़ूंगी। मैं इसके अंदर जो आई हूँ, मेरा मकसद ये है कि मैं इसके शोहर से बदला लूँ, क्योंकि मुझे भी जलाया गया। फिर पप्पो ने पूछा अच्छा आपके साथ क्या हुआ था, मतलब तुम्हें किसने मारा। तो फिर उसने इतना जवाब दिया मुझे जलाया था। ये नहीं बताया कि वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब चीज़ें चलती गईं। फिर जो है उन्होंने बताया कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। वो अपने शौहर से बदला लेने के लिए
मतलब जैसे मैं इसके शौहर से बदला लूँगी, क्योंकि मुझे इस पे तरस आ गया था। तो फिर वो बहुत ऐसी कुछ हरकतें करती थीं कि कभी वो आदमियों की आवाज़ में बात करती थीं, कभी बच्चों की आवाज़ में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, रोते हैं, और वो सब पे हावी होती थी। लेकिन एक वाहिद मेरी बड़ी फूफो हैं और मेरे पापा हैं। मेरे 3 चाचू हैं, और जिनमें से एक मेरे पापा हैं जिनकी डेथ हो गई है। तो और मेरी 6 फुप्पो हैं जिनमें से एक वो थी। तो सबसे बड़ी फुप्पो हैं बहन भाइयों में, एक वो थी, एक मेरे दादा थे और एक मेरे पापा थे, कि जिन तीनों की वो बहुत मतलब डरती थी उनसे। और पापा जो है मेरे उनसे बहुत ज़्यादा वो डरती थी, भाई भाई करके बात करती थी, क्योंकि मेरी सारी फुप्पो पापा को भाई करती थी, भाई भाई करके बात करती थी। तो भाई ये ना अपनी बीवी को ऐसे मारता था, भाई इसने ऐसा किया था, उसने उसके हाथ पे जो है ना वो गरम जो है ना वो शोला गिराया था, उस दिन ये किया था, वो किया था। मतलब इस तरीके से वो शिकायत कर रही थी। मतलब वो चीज़ मेरे फुप्पो के अंदर थी, वो शिकायत कर रही थी मेरे पापा से कि इसके साथ इस तरह करता था भाई, और अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। और वो चीज़ फिर इतनी शिद्दत इख्तियार करती गई कि वो फिर हमारे घर में उसने सबको ही मतलब हर किसी पे हावी। मेरे एक चाचू हैं, उन पे भी वो चीज़ आई, तो उनकी भी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी, और हमें पता चलता था। मेरा कज़न है, और फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ फ़नी भी हुए हैं, जब हमें पता चला कि नहीं, हम जो है ना बच्चे थे तो हमें इतना वो नहीं था, तो हम भी बहुत वो करते थे कि एंजॉय करते थे। लेकिन फिर हमें फिर डांटा गया कि नहीं। जैसे एक ये हुआ कि मैं उनको दरवाजे के उस पार से सुराख में से देख रही थी कि फुप्पो वहाँ बैठी हुई हैं, और मैं फुप्पो को बता रही थी कि फुप्पो फुप्पो देखो वहाँ बैठी हुई हैं। तो ना फुप्पो कह रही लेट जाओ नहीं तो वो आ जाएगी। और बस मैंने जब दोबारा उस सुराख में से झाँक कर देखा है तो उस कमरे में कोई भी नहीं था, और जब मैं टर्न हुई हूँ लिटरली वो मेरे पीछे खड़ी थी, और वो जिस पोजीशन में खड़ी थी मेरी चीख निकल गई थी। मतलब दोनों हाथ कमर पे रख के, बाल दोनों उनके आगे थे, एक तो उनके बाल भी हैं ऐसे फ्रिजी हेयर्स हैं उनके, इतनी भयानक वो लग रही थी कि मेरी चीख निकल गई थी। और फिर वो कह रही थी तो मुझे देख रही थी ना, जबकि वो वहाँ पे मतलब ऐसे लेटी हुई थी जैसे वो सो रही हैं। तो उनको कैसे पता चला कि मैं उनको देख रही थी सुराख में से? मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें हुई। फिर एक मर्तबा उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, जब क्योंकि वो हमारे घर में ही थी ना, मुस्तकिल उनका इलाज चल रहा था, तो वो अपनी मैके में थी, तो हम लोग भी उनके साथ ही रहते थे, तो वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुँचाती थी। लेकिन हमारे साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक बार उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बुला के कह रही कि इधर आओ, मेरे सर में से कीड़े निकालो। तो मेरे तो हाथ कँप आ रहे थे, मुझे पता था कि मतलब ये नहीं है, इनके अंदर कोई और है मखलूक। तो मैं जुएँ देखने लगी। अच्छा, वो मुझसे कह रही कि इस जगह देखो, इस जगह से निकलेगा। वो जहाँ जहाँ हाथ रख रही वहाँ से जो है ना मैं उनकी जुएँ निकाल रही थी। ये हुआ, मतलब हो सकता है कि हो, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा ये सब लगा। तो फिर जो है पापा ने मना कर दिया था कि कोई भी इसके पास नहीं जाएगा, ये बुलाएगी तो नहीं जाना। फिर एक आलिम, आखिरकार एक आलिम हमें मिले, उनसे हमने राब्ता किया, और फिर उन्होंने हमें बताया कि आप पहले तो उन्होंने घर आके कुछ पढ़ाई की, तो इन पे हाज़िरी हुई बहुत ज़्यादा। मतलब वो धूनी वग़ैरह देते थे वो। तो उन्होंने फिर हमें मशवरा दिया कि एक बाबा हैं, उनका मज़ार है थर पारकर में। थर डिज़र्ट है आई थिंक, कहाँ है ये थर पारकर, वहाँ मज़ार है, वहाँ आपने जाकर इसको भी लेकर जाना है, और आपके जो घर के बड़े हैं वो इसके साथ जाएंगे। मतलब सबको जाना है जो जो इसकी ज़द में है। तो पापा तो मेरे घर में रुके थे, क्योंकि वो पूरी फैमिली ही आ गई थी फूफो के ऊपर। तो वो पापा के साथ तो होती थी, लेकिन हमें भी बहुत तंग करते थे घर में। जैसे किचन से खटपट की आवाज़ आ रही है, बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, फिर एक औरत के हंसने की आवाज़ आ रही है। मतलब 24 घंटे हम इसी सिचुएशन में रहते थे, और हम डरते थे। हम ना इतना डरते थे कि हम छत पे भी नहीं जाते थे। हम वॉशरूम भी जाते थे तो हम किसी को खड़ा करके जाते थे। बहुत ज़्यादा हम इस प्रॉब्लम को हमने फ़ेस किया है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि फिर उसने ख़ुद ही बता दिया था कि मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है जो इस औरत पे है, मतलब मेरी फूफो पे, और हम इसको जो है लेके जाएंगे, क्योंकि हमें इस पे बहुत तरस आ गया और हम इसको अभी छोड़ नहीं सकते, और इसकी शौहर से तो हम बदला लेके जाएंगे। मतलब वो इस कदर जो है जज्बाती थे, जो भी थे, इस तरह की वो बातें करती थी। तो फिर जब प्रोग्राम बना, सब गए, फिर मेरी फूफो थी,
और मेरी दादी मरहुमा थी, उस वक्त हयात थी वो, और वो शुगर पेशेंट भी थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी थी, बीमार भी थी, लेकिन वो गईं। और मेरी फुप्पो थी और मेरे फुप्पा थे और मेरे पापा के एक दोस्त भी गए थे। ये सब उनको लेकर गए थर पार कर। तो वहाँ की मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वहाँ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, मतलब कुछ वहाँ का इन्वायरमेंट जब उन्होंने हमें बताया आगे कि वहाँ का मज़ार कैसा था, क्या था। जो बाबा थे जिनके मज़ार पे वो गए थे, उनका नाम मैं आपको बताती हूँ। उनका नाम था हज़रत राज़ी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। उनके मज़ार पे उनकी हाज़िरी थी, जहाँ वो आलिम जो थे उनको लेकर गए थे कि हमें यहाँ जाके हाज़िरी देनी है। जैसे ही वहाँ पे वो लोग पहुँचे और उनकी गाड़ी वहाँ रुकी, तो मतलब पूरा मतलब एक दिन का सफ़र करके ये लोग वहाँ पर पहुँचे। और जैसे इनकी गाड़ी वहाँ रुकी तो वो एकदम से गाड़ी में से उतरी और भागती भागती, मेरी दादी भी उतरी, दादी आराम आराम से चल रही थी, तो वो भागती भागती एकदम उतरी और वो मेरी दादी को क्रॉस कर गई आगे। जब वो थोड़े से कुछ कदम आगे जाके उन्होंने मुड़ के मेरी दादी की तरफ एक मर्तबा देखा, मेरी सारी फैमिली उनके पीछे खड़ी हुई थी। मेरी पुप्पो थी जो मतलब उन्होंने बताया जिस तरीके से, वो वापस मुड़ के आई। और मज़ार की लोकेशन कुछ ऐसी थी, मैं आपको बताती चलूँ कि एक बहुत ही पुराना कदीम कब्रिस्तान है, बीच में मज़ार है और फर्स्ट फ्लोर आप कह सकते हैं, मतलब एक सीढ़ी आती है चढ़ के, फिर ऊपर पूरा मज़ार है उनका, बहुत बड़ा सा मज़ार है। मैंने कभी देखा नहीं, सर्च नहीं किया, लेकिन मेरी पूरी फैमिली वहाँ गई थी तो वो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी इसकी लोकेशन है। वो वापस आई, उन्होंने मेरी दादी को जो है, क्योंकि मेरी दादी से चला नहीं जा रहा था तबीयत की वजह से और उनके पैरों की तकलीफ़ की वजह से, तो मेरे फुप्पो के अंदर जो मखलूक थी वो इस तरीके से भागती गई दादी की तरफ, तो हम समझे कि शायद ये दादी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो वो सिंपली वो भागती हुई आई और उन्होंने मेरी दादी को ऐसे करके उठा लिया, जैसे मतलब दोनों हाथों से उठा लिया, और वो भागती हुई ऊपर उनको ले गई और सीढ़ियों से, और जाके उनको मज़ार पे ऐसे करके खड़ा कर दिया। और फिर जाके उन्होंने वहाँ पे मज़ार पे कलाबाजियाँ खाना शुरू कर दी, मतलब उनकी हाज़िरी थी या जो भी था, मतलब वहाँ जाके उन्होंने फिर उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। तो हमारे साथ जो आलिम थे उन्होंने ये कहा था कि आपने घबराना नहीं है, सब सेट हो जाएगा, ये बाबा हैं, ये सब कुछ देख लेंगे। तो फिर वहाँ पे एक रात का स्टे भी ज़रूरी था, क्योंकि जाते हुए इतना टाइम लग गया था। अब वहाँ पे जो होटल्स वगैरह थे वो ऐसे थे नहीं कि वहाँ पे रुका जा सके। मजबूरन जो है एक पूरा मज़ार बना हुआ है, वहाँ पे जगह थी, मतलब मज़ार के अहाते में भी जो उनकी बीबियाँ थीं उनकी कब्रें थीं, मतलब उनकी भी कब्रें थी, तो उनका हिस्सा अलग था। और ख़ातून जो थी, जितनी भी ख़ातून थी, मतलब मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा ठीक से, मतलब जितनी भी उनकी बीवियाँ थीं उनकी साइड अलग थी और जो जेंट्स की कब्रें थी उनकी साइड अलग थी। तो वहाँ पे जो है जितने भी हमारे घर से लेडीज़ गई थी वो अलग थी, और फिर वो जेंट्स जो थे वो अलग, वो उस हिस्से में सोए थे। वहाँ पे फिर उन्होंने बता दिया था कि आपने यहाँ पे मतलब आप जो है आंखें बंद करके बिल्कुल सो जाएं और आपने उठना नहीं है। तो मेरी जो बड़ी फुप्पो हैं, मेरे पापा से भी बड़ी हैं, और मेरी जो दूसरी फुप्पो हैं, फुप्पा हैं, ये सब लेट गए थे। और ये लोग बताते हैं जैसे ही हमने अपनी आंखें बंद की हैं तो हमें बिल्कुल ऐसा फ़ील हुआ है कि जैसे हमारी आंखें किसी ने सी दी हैं, हमारी आंखें किसी ने सी दी हैं, हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं खुल रही हैं। और फिर जब हमारी आँख लग गई है, हम सब सो गए हैं, तो उन सब ने ख्वाब में क्या देखा है, जो उस मज़ार के अंदर थे, कि एक बुज़ुर्ग हैं और वो वाइट, उन्होंने पूरा ड्रेस पहना है, वाइट जैसे होता है, चादर सी होती है, और वो वाइट घोड़े पे सवार होके आए हैं। और ये चीज़ उन्होंने देखी है, बहुत नूरानी उनका चेहरा है, और वाइट उनके बाल, वाइट उनकी दाढ़ी, और बहुत ही पुरनूर उनका चेहरा है, और वो घोड़े पे सवार होके आए हैं। ये सब चीज़ किस किस ने देखी है? जो उस मज़ार के अंदर सो रहा था। और ये सब चीज़ें देखने के बाद जब वो उनकी आँख खुली है तो वो नॉर्मली सब उठे हैं, और सब ने एक दूसरे से पूछा, हाँ भाई तुमने भी ये देखा है? तो सब ने एक दूसरे से क्लियर किया, हाँ ये मैंने भी ऐसा देखा है। तो फिर वहाँ उनका इलाज चलता रहा। और मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर मेरे जो फुप्पा हैं वो थोड़े से, मतलब कह सकते हैं थोड़े मजाकिया टाइप के हैं। तो वो वहाँ पर वो बताते हैं फुप्पो वगैरह कि वहाँ पर जो कुत्ते थे ना,
वो इस साइज़ के थे कि मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे बकरी से भी बड़े साइज़ के जो होते ना, फुल साइज़ के इतने बड़े बड़े कुत्ते थे, और वो यूँ घूम रहे थे, मतलब जैसे मज़ार की अहाते में ही। तो वो करीब आ रहे होंगे, तो मेरे पप्पा ने ना उठा के एक पत्थर मार दिया। बस उनसे ये गलती हो गई कि उन्होंने पत्थर उनको मार दिया। तो हमारे साथ जो आलिम साहब थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए, और वो पत्थर बदकिस्मती से उसको लग गया। वो दिन था, और 1.5 साल तक उनके उसी हाथ में दर्द रहा था। उन्होंने इतना इलाज करवाया, लेकिन वो नहीं गया। फिर उन्होंने बताया था कि वो कुत्ते नहीं थे, वो उनके रूप में तमाम तर वो जिन थे, और वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन तुमने उनको पत्थर मार के बहुत बुरा किया। तो ये चीज़ थी, और काफ़ी वहाँ पे ऐसे हादसे भी हुए हैं, मतलब आँखों के सामने जो है मेरे बारी बारी करके सब पे हाज़िरी आई, क्योंकि ये इस इंसिडेंट से हम सभी मुतासर थे। तो हम सब का ही बाबा ने इलाज किया, ये कहना था उनका, और हमने ख़ुद भी फ़ील किया कि ऐसा हुआ है वहाँ पे। फिर मैं आपको बताती चलूँ कि थरपारकर का जो उनका मज़ार है, हज़रत राज़ी शाह बाबा का, वह उनके ही अहाते में सुना होगा, या किसी को अगर पता हो कि ज़िंदा पीर का मज़ार भी है। ज़िंदा पीर जिन्हें कहते हैं, उनका मज़ार है, और एक कच्ची सी कब्र है उनकी। और वहाँ पे कहते हैं कि मतलब हर किसी को तो नहीं आती आवाज़, लेकिन किसी किसी को अगर जो जाके करीब कान लगा के सुनता है, तो अंदर से तिलावत कुरान पाक की आवाज़ आती है। तो मेरी फ़ैमिली में से किसी को भी नहीं आई, लेकिन मेरी एक फुप्पो हैं, वो ज़रा पढ़ने में और परहेज़गार बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि मुझे आती है आवाज़ या नहीं आए। 1-2 बार गई तो वो नहीं आई, फिर उन्होंने पता नहीं मतलब कहा कि मैं दोबारा से सुनती हूँ, तो वो उस जो कब्र थी उसमें से उनको आवाज़ आई कि अंदर से जैसे कोई बाकायदा तिलावत कर रहा है। तो वो डरी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो ज़िंदा पीर की कब्र उनको कहा जाता है। और बस वहाँ पे फ़ातिहा पढ़ी, और फिर ये लोग वापस आ गए। उसी अहाते में एक किला है, और उस किले में एक है जिन। वहाँ के लोकल्स का ये कहना है कि उस किले में एक जिन है, और वहाँ पर सिर्फ़ वही लोग जा सकते हैं जो इसको फ़ेस कर सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है कि आप उसको देख सकते हैं, तो ज़रूर आप जाइए, लेकिन अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है, तो आप उसका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कुछ वो फ़िज़िकली ऐसा है कि नहीं देख सकते। लेकिन मेरी एक फूफो ने, वो बताती हैं कि उन्होंने उसको पीछे से देखा है। हम नहीं यकीन कर रहे थे उस बात पर, लेकिन उन्होंने मतलब उनको बहुत वो थी ना क्यूरियोसिटी कि मुझे देखना है कैसा है। तो फिर वो गई वहाँ पे, और उन्होंने ख़ुद देखा। तो वो जिस तरीके से बताती हैं, तो हमारे रोंगटे मेरे शायद अभी भी खड़े हो गए। जिस तरीके से उन्होंने हमें बताया, तो हम डर गए थे। तो हमने ये कहा कि आपने कैसे देख लिया? तो उनको एक्सप्लेन करने में उनको इतना डर लग रहा था कि उनसे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। जबकि उन्होंने सिर्फ उसका जो है वो बैक साइड से देखा, लेकिन आगे से फ्रंट से वो नहीं देख पाई। तो मुझे बताते में बहुत डर लग रहा है कि वो ये बता रही थी कि उसका जो फेस था, पीछे से देखा, जैसे मट्टी का एक तौदा होता है, मट्टी का एक तौदा, इतना वो ऐसा उसका फेस था जैसे कि मट्टी से बनाया हुआ है उसको, मट्टी से इतना बड़ा उसका फेस था। और उसने जो है पगड़ बांधते हैं, आई थिंक पगड़ वगैरह से कुछ बांधते हैं, इस तरह का पगड़ी होती है, वो बांधी हुई थी। और वो नॉर्मल आदमियों से बहुत ज़्यादा लंबा था, बहुत ज़्यादा लंबा था। उन्होंने बहुत दूर से देखा था, लेकिन उन्होंने जो देखा था वो हमें बताती हैं कि इतना वो कोई बड़ा था, मतलब बहुत लंबा। और वो एक पत्थर के ऊपर बैठ के बस मतलब ना ऐसे झूम रहा था, जैसे वो कोई कुछ पढ़ रहा है, मतलब इबादत कर रहा है, कुछ कर रहा है। उसका बैक साइड था। और जो वहाँ के लोकल्स हैं, जिन्होंने हमें बताया था कि एक आदमी जो है गया था वहाँ पे, उसने बोला था, शर्त लगी थी कि मैं इसका सामना करूँगा और मैं उसको देखूँगा कि ये कैसा है। तो जैसे ही वो गया किले में और उसने उस जिन का सामना किया था, तो उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी, क्योंकि वो देखते साथ ही मर गया था। तो कहा जाता है कि वो जो जिन है उसकी अपीयरेंस बहुत मतलब ख़तरनाक है, खौफनाक है। मतलब एक ये चीज़ थी कि वहाँ पे एक जिन भी मौजूद है,
मतलब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन वो एक जगह है, उसी के अंदर वो मौजूद है। तो ये 2-3 चीज़ें वहाँ पर थीं जब हम अपनी फुप्पो को वहाँ इलाज के लिए लेकर गए, तो ये सब चीज़ें हमने खुद एक्सपीरियंस की हैं। फिर मेरी फुप्पो का इलाज जो है, फिर वहाँ से उन्होंने हाज़िरी कंप्लीट की वहाँ से, और मेरी फुप्पो जो है वो मज़ार के ही अहाते में बैठी थी, और उनके ऊपर जो है आप अपना हाथ जब सीधा करते हैं तो कितना नंबर जाता है मुझे नहीं पता, ये एक फीट या 2 फीट इतनी लंबी छिपकलियाँ उनके ऊपर यूं चढ़ रही थी, लेफ़्ट तो वो राइट से नीचे जा रही थी, मतलब उतर रही थी, चढ़ रही थी, पूरे जिस्म पे उनके छिपकलियाँ थी। तो ये कह रहे, जब हम लोग डर गए तो ये क्या हो रहा है इनके साथ। तो फिर जो हमारे साथ आलिम साहब थे, उन्होंने कहा कि आप उसको छोड़ दो बिल्कुल, ये समझें, मतलब इसको भी आप बिल्कुल छोड़ देना। ये बाबा जो हैं इसका, वो भी जिन्नात थे, वो भी जिन्नात ही थे जो उनके साथ थे। फिर खैर ये लोग वहाँ से वापस आ गए, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, और उनका इलाज भी हो गया था। लेकिन अभी भी उनके साथ ऐसे बहुत से मामलात हैं जो कि नॉर्मल नहीं हैं। और मेरे पास अभी रिसेंटली उनके साथ कुछ हादसात ऐसे हुए थे कि उनके घर, हमारे घर में ही, मतलब अपनी मेरी दादी के घर पे ही वो आ गई थी। तो यहाँ पे उन पे हाज़िरी आई थी, तो मैंने उनकी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रही थी, और उनकी आवाज़ की, उनकी जो वो, मतलब जो वो एक्टिविटी कर रही थी घर में, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने सारी रिकॉर्डिंग उनकी की है, तो वो वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, और मैं चाहूँ तो आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ। लेकिन ये कि आप उसको, जिसे आप पब्लिक ना करें, तो मैं आपको वो ज़रूर भेजना चाहूँगी, क्योंकि हमने अपनी आँखों से सब चीज़ें देखी हैं। और अभी जो उनका इलाज चल रहा था, तो उन्होंने एक परमानेंट, एक आलिम है, उन्होंने एक तावीज़ बना के दिया था कि ये आप अपने गले में बांध के रखेंगी, उसको आपने उतारना नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से वो चीज़ आपसे बहुत दूर है। अगर आपने तावीज़ उतार दिए गले से, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको कवर करना। तो काफ़ी इलाज उनका चला है, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है कि कभी भी आपकी जान प्रॉपरली नहीं छोड़ती है। मतलब एक बार अगर ऐसा हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी भी वो बहुत ज़्यादा एहतियात करती हैं, वो किसी की फौतगी में नहीं जा सकती। मतलब बहुत सारी उनके परहेज़ हैं जो वो करती हैं, लेकिन अभी भी उनके साथ ये मामलात हैं। इस तरीके से बहुत सारे और भी वाक़यात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।